ओके सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूपीपीसीएस के प्रैक्टिस सेशन के अंदर। फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बस आपका एग्जाम जो है वो अप्रोचिंग है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दे रखे हैं, आपको इनके बारे में बताना है, देखना है। सबसे पहली चीज़ है हीमोग्लोबिन। आप जानते हो ये ह्यूमंस के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसमें आयन पाया जाता है और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस को कैरी करता है। दूसरा दूसरा है हीमोसियानिन। हीमोसियानिन की बात करते हैं तो ये जो हीमोसियानिन होता है ना, ये किसके अंदर पाया जाएगा? ये हीमोसियानिन आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे मोलस्क में। ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोड्स में। तो मोलस्क हुए, आर्थ्रोपोड्स हुए, ये भी ऑक्सीजन ही तो चाहिए ना इनको, तो हीमोसियानिन को HC करके लिखा जाता है। ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इनवर्टिब्रेट्स, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसमें भी स्पेशली अगर हम बात करें मोलस्क, मोलस्क के अंदर आपको हीमोसियानिन देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो हीमोसियानिन है, क्या ह्यूमंस के अंदर भी हो सकता है? नहीं। ठीक है, हम लोगों के अंदर कभी भी हीमोसियानिन प्रोटीन पाया नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये जो हीमोसियानिन है, क्या इसके अंदर आयन पाया जाता है? नहीं। इसके अंदर आपको कोबाल्ट मिलेगा, सॉरी कॉपर मिलता है, कॉपर। ठीक है, हीमोसियानिन के अंदर क्या मिलेगा आपको? कॉपर मिलेगा। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हीमो इरिथ्रिन। अब ये जो हीमो इरिथ्रिन है, इसके नाम से ही आपको क्या लग रहा है कि भाई हीमो है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, मतलब आयरन प्रोटीन होगा। दूसरा क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे रखा है कि यहाँ पे ये आपका मतलब वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे जो हीमोइरिथ्रिन है ना, ये भी क्या करता है? ये भी आपका ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन ये मराइन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा, मतलब उन इनवर्टिब्रेट्स में जो आपके समुद्र के अंदर रहते हैं। और इसके अंदर आयन पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा आपका? आयन इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर लोहा पाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो हीमोइरिथ्रिन है, ये क्या है? ये आयरन कंटेनिंग आपका वो होता है, प्रोटीन है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। और इसका नॉर्मली जो कलर होता है ना, वो कलरलेस होता है जब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन जब इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है तो ये थोड़ा पिंकिश सा हो जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जब ये होता है तो ये कैसा रहेगा? कलरलेस। और जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है? पिंक। ठीक है, हीमोसियानिन यहाँ पे नहीं होता है कुछ भी। ओके, तो इसमें से क्या होगा? अब इसमें आप देखो, सवाल कहता है आयरन इज कंटेन्ड इन, आयरन इनमें से किस किस के अंदर पाया जा रहा है? तो आप क्या कहोगे कि मैडम हमने देखा थर्ड के अंदर और फर्स्ट के अंदर, सिर्फ इन दो के अंदर वो है, आयरन है। ठीक है, हीमोसियानिन में नहीं होता है, तो जहाँ जहाँ टू है उसको आप कट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने टू को कट किया, अब देखो हमें नहीं पता हीमोसियानोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शन से एलिमिनेट इसको करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो ह्यूमन ब्लड सेल होता है, मतलब हमारा ह्यूमन जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हमारे को एक लिक्विड कंटेंट मिलता है और 3 सॉलिड कंटेंट्स मिलते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। लिक्विड कंटेंट में हमारा प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। ये जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, ये अपने अंदर ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। देख रहे हो, ये आपका हीम नाम की डिस्क है। ठीक है, इसके अंदर फेरस आयन पाए जाते हैं, Fe2+ आयन्स पाए जाते हैं। ओके, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है और उसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैव मैक्सिमम एनर्जी। बताइए इनमें से किस रे के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा होती है? विजिबल रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड? तो देखिए, फिर से याद रखना, बार बार मैं बताती हूँ इस चीज़ को कि गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी।
और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और यहाँ पे अब बात करोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, इसका एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, विजिबल रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज। तो आप क्या कह दोगे कि मैडम यहाँ पे देखो एक्स की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड की। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रेज। ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको सीक्वेंस में लगाओगे तो पहले एक्स रेज आ जाता है, एक्स रेज की मैक्सिमम एनर्जी है, एनर्जी बेसिस पे अगर आप लगाते हो तो एक्स रे की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, फिर यूवी की है, फिर विजिबल की है, फिर इंफ्रारेड की है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वेवलेंथ के बेसिस पे लगाते तो यहाँ पे इंफ्रारेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम किसका है, आपका विजिबल का, उससे थोड़ा कम यूवी का, उससे थोड़ा कम आपका एक्स रेज का वेवलेंथ होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी रेडियो वेव्स है, देख रहे हो वेवलेंथ कितना ज़्यादा है। और माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में कम है, और गामा वेव्स का तो बहुत ही कम वेवलेंथ हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्वेंसी यहाँ रिपीट हो रही है बहुत ज़्यादा। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। आईसी चिप फॉर कंप्यूटर इज आर यूजुअली मेड अप ऑफ। पहली चीज़ तो आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, या इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है ये आपके कंप्यूटर्स में लगाई गई होती है, जिसके अंदर आपके जो भी सर्किट के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक ही जगह इंटीग्रेट करके लगाया गया होता है एक पतली सी चिप के अंदर ही। ओके, ये किस चीज़ से बने होते हैं, सिलिकॉन है, लेड है, क्रोमियम है, या गोल्ड है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है ना कि ये जो हमारा आईसी बनेगा ये किस चीज़ से बनता है, सेमीकंडक्टर्स से बनता है। और सेमीकंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो इनमें से किस एलिमेंट की होगी, अर्धचालक वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर होगी, सिलिकॉन, लेड, क्रोमियम या फिर गोल्ड। तो सिलिकॉन जो है वो खुद एक सेमीकंडक्टर है। ओके, और इसी वजह से यहाँ पे हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं अपना आईसी चिप्स के लिए। इवन आप लोगों को पता होगा बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब कंप्यूटर का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो सिलिकॉन वैली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर की चिप्स हैं वो किस चीज़ से बनती है, सिलिकॉन से ना, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ओके, तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी देख लीजिए, ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, ये अदर नॉन मेटल्स या फिर सेमी मेटल्स में आ जाता है, मेटलॉइड्स का ये एक पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन पाइप। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारा डाइजेसिव और रेस्पिरेटरी पाइप आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। ओके, चलिए। तो ईसोफेगस है, थ्रोट है, फेरिंग्स है, या लैरिंग्स है। तो देखिए ये हमारा नोज हो गया, ये हमारा माउथ हो गया, और ये हमारा चेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से नोज और यहाँ से माउथ। ठीक, नोज, नोज वाला रास्ता ये हो जाता है और माउथ वाला रास्ता ये हो जाता है। अब ये दोनों कहाँ आपस में मिल रहे हैं, तो देखिए ये नेसल पैसेज हो गया, ये हमारा माउथ पैसेज हो गया, बकल पैसेज, ये हमारा ईसोफेगस है। ठीक है, इधर जो हमारा पार्ट होता है गले के जस्ट, वो जो हमारा श्वास नली है उसके जस्ट ऊपर जो होता है वो आपका थ्रोट कहलाता है। उससे ऊपर जो आपको मिलेगा वो लैरिंग्स मिलता है। ठीक है, तो लैरिंग्स वो जगह होती है जहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपस में मिलते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख गुहा है, ये हमारी श्वसन गुहा है, और इसमें ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मुख और श्वसन गुहा आपस में मिल रही है ना इस जगह पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो खाने की पाइप है, और जो मतलब खाने और सांस लेने का जो रास्ता है वो मीट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है व्हाट आर द फोल्ड्स फाउंड इन म्यूकस लाइनिंग ऑफ एम्प्टी स्टमक। जो हमारा खाली स्टमक रहता है, जब हम खाली पेट होते हैं तो उस समय हमारी म्यूकस लाइनिंग जो रहती है, स्टमक के अंदर वाली जो वॉल रहती है, वहाँ पे कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं। वो जो फोल्ड्स होते हैं उन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है। ओके, उन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। टाइफ्लोसोल कहा जाता है, एरियोले कहा जाता है, रूगे कहा जाता है, या विल्ली कहा जाता है। तो आप क्या कहोगे कि मैम विल्ली तो ना वो पार्ट होता है जो हमारी छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा।
ठीक है, रूगे जो होते हैं ना, यही क्या है, यही आपके वो पर्टिकुलर एम्प्टी लाइनिंग्स होती हैं जो झुर्रियाँ होती हैं हमारे स्टमक के अंदर। जब हमारा स्टमक खाली रहता है तो उसको हम रूगे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दिस इज रूगे। हम्म, क्या कहा जाता है इसको, रूगे कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कहता है कि यहाँ पे डिस्कवरी और डिस्कवरर को आपस में मिलाना है। एडवर्ड जेनर किस चीज से रिलेटेड है, क्या ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, नहीं। ब्लड ग्रुप से तो लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर रिलेटेड है। पेनिसिलिन से रिलेटेड है, नहीं, उससे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिलेटेड है। ठीक है, क्या जेनर वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, यस बिल्कुल सही, ये जो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये काउ पॉक्स से आप लोगों के लिए क्या करेंगे, काउ पॉक्स के वायरस से स्मॉल पॉक्स की दवाई बनाएंगे। ठीक है, और इन्हीं की मदद से क्या होगा, हमारे लिए वैक्सीनेशन का जुगाड़ होगा। ठीक है, आज हम जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं वो किसकी देन है, वो एडवर्ड जेनर की देन है। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, कि स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनेशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अच्छा, अभी लास्ट रह गया डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल हेलिक्स मॉडल क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। रोजलिंड फ्रैंकलिन जो थी, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए, ए को तो 3 से ऑलरेडी मैच कर रखा है, मतलब ए की वजह से कोई भी यहाँ पे कट नहीं पाएगा आंसर। अब देखो, बी के साथ क्या आ जाएगा, बी के साथ आ जाएगा 4। बी के साथ 4 आने पे आपका ए और डी कट गया। ठीक है, अब बचा आपका सी। सी के साथ क्या आएगा, 1। सी के साथ 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है आप लोगों से, लिनसीड इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो लिनसीड होता है, ठीक है, आमतौर पे इसको हिंदी हिंदी में अलसी कहते हैं और इंग्लिश में इसको फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। अब फ्लैक्सीड नाम लेते ही पता लग गया होगा कहाँ से मिल रहा है। तो बेसिकली जो अलसी होती है वो हम लोगों को अलसी के पेड़ से मिलती है या सन के पेड़ से मिलती है, जिसको हम फ्लैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्सीड जो है वो आपके फ्लैक्स की खेती से मिलते हैं। क्वेश्चन तो ये होती है अलसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है ऑल कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन एलिमेंट। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबके अंदर एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं। क्या ऐसा है, तो यस डेफिनेटली, जब भी हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास एक से अधिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ, वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो वाटर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो तरीके के मॉलिक्यूल्स है ना। तो यहाँ पे आपके दो एलिमेंट से अधिक, वो एक से अधिक एलिमेंट इस्तेमाल हुआ ना, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। दूसरा है ऑल कंपाउंड्स आर हेटेरोजिनस मिक्सचर्स। जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं सब के सब क्या हैं, हेटेरोजिनस मिक्सचर्स होते हैं। क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात आप ट्रूली सही नहीं कह सकते हो। हेटेरोजिनस मिक्सचर का मतलब होता है कि एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे जो आपका अलग अलग एटम्स या अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हर एक क्षण में, हर एक जगह पर एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ नवरत्न नमकीन का यहाँ पे एग्जाम्पल। तो नवरत्न नमकीन में आपने अगर एक बाइट ली, तो इस बार मान लीजिए अगर आपके पास काजू और बादाम आए, काजू और ये क्या रहती है उसके अंदर, मूंगफली आई, तो ज़रूरी है कि अगली 4 बाइट में भी काजू और मूंगफली दोनों चीज़ें आएंगी बाकी सभी कंटेंट के साथ, नहीं ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपाउंड्स हैं क्या वो हमेशा हेट्रोजिनस होंगे, तो हेट्रोजिनस का मतलब अभी आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, पानी पीते हो आप लोग, अभी क्या किया आपने, एक गिलास पानी लिया, अभी आपने एक गिलास पानी में पानी पिया, तो उस पानी में जब आपको वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आपने एक घूंट लिया, आपको पानी का कुछ पता लगा कि हाँ पानी कैसा है, फिर आपने दोबारा लिया, तिबारा लिया, तो क्या वहाँ पे पानी का बार बार जो टेस्ट है वो चेंज होता है, नहीं। तो यहाँ पे ये जो ऑल वाली बात जो आ गई ना, वो यहाँ पे गलत हो जाती है। सभी कंपाउंड्स हेट्रोजेनस मिक्सचर्स नहीं होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, यस दे आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, लेकिन सभी कंपाउंड्स होंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो हमारे पास जो भी पदार्थ है उस पदार्थ को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पदार्थ है वो क्या है, शुद्ध अवस्था में है।
ठीक है, जैसे उसके अंदर आ जाएंगे तत्व, एलिमेंट्स आ जाते हैं, और कंपाउंड यानी कि यौगिक हो जाते हैं। ठीक है, तत्व में हाइड्रोजन, कार्बन, डायमंड, ये सब क्या है, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरीके का एटम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाता है कंपाउंड, जहाँ पे एक से अधिक प्रकार के एटम्स जो है आपस में केमिकली जुड़े हुए होते हैं, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। जैसे वाटर हुआ, अमोनिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपके कंपाउंड्स हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है आपका इम्प्योर मिक्सचर्स, मतलब अशुद्ध पदार्थ। जब हम अशुद्ध पदार्थों की बात करते हैं तो इसमें होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो तरीके के पदार्थ होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं ये आपके वो मिक्सचर्स होंगे जो, जैसे मैं पानी की बात कर रही थी, या नींबू पानी ले लीजिए, तो नींबू पानी में क्या होगा, आपने जब नींबू पानी बनाया, पहली सिप में आपको नींबू, चीनी और पानी का फीलिंग आ रही है, दूसरी सिप में, तीसरी सिप में, आप जितनी सिप्स पियेंगे ना, सबके अंदर आपको सेम ही टेस्ट, सेम ही फीलिंग आती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है विषमांगी मिश्रण, जैसे कीचड़ के अंदर पानी, पानी से कीचड़ बन गया, तो क्या होगा, क्या वहां पे कीचड़ के हर एक जगह कण सेम रहेंगे, नहीं, तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाता है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये क्वेश्चन आपका फिर से स्टेट्स ऑफ मैटर्स से रिलेटेड है, तो चलिए कीजिए आंसर इसका। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग और मेल्टिंग, इनको आपस में जोड़ना है किसके साथ, लिक्विड इनटू गैस, गैस इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू गैस, लिक्विड इनटू सॉलिड, या फिर सॉलिड इनटू लिक्विड। देखो 5 ऑप्शन है, मतलब कॉलम सेकंड में 5 ऑप्शंस है, जबकि कॉलम 1 में 4 ऑप्शन है। इसका मतलब इनमें से आपका एलिमिनेशन का मेथड थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। चलिए, तो इवेपोरेशन की बात करते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस बन जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो वन का क्या ए का क्या हो जाएगा, 1। सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी सॉलिड जो है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग है अगर कोई भी लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम हिमीकरण कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं। और मेल्टिंग क्या हो जाता है, मेल्टिंग आपकी वो प्रक्रिया है जिसके अंदर आपका कोई भी जो सॉलिड है वो आपका गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, इस वजह से आंसर बिकम्स द ऑप्शन नंबर बी। ओके, इवेपोरेशन तो वैसे भी पता ही होगा क्या होता है। तो इवेपोरेट, तब यहाँ देख रहे हो सॉलिड से लिक्विड जो बनेगा वो होता है आपका मेल्टिंग, लिक्विड से गैस जो बना हुआ होता है इवेपोरेशन, गैस से सॉलिड जो बनेगा वो होगा डिपोजिशन, गैस सॉलिड से, सॉरी, लिक्विड से सॉलिड जो बनेगा वो होगा फ्रीजिंग, और आपका जो गैस है, गैस से लिक्विड जो बनेगा वो होगा कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा मास नंबर से बड़ा होगा, क्या ऐसा ज़रूरी है, तो कहोगे नहीं मैम, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा बड़ा ही हो, एटॉमिक नंबर छोटा होगा मास नंबर से, क्योंकि मास नंबर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वहां तो न्यूट्रॉन्स भी जुड़ गए ना, तो इस वजह से वो हमेशा ग्रेटर नहीं होगा मास नंबर से। नेक्स्ट है, मास नंबर मे बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर हो सकता है, यस, हाइड्रोजन 1 1 में ये होता है कि यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है भैया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जोड़ से कभी भी आपका मास नंबर नहीं बनता है। नेक्स्ट है, मास नंबर नेवर हैव इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो ये बात भी गलत हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो पहली चीज देखिए, एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है, एटॉमिक नंबर खाली प्रोटॉन या खाली इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। ओके, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड बिकम्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अगर आप एक्सरेज की बात करते हो, ये वो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है आप लोगों के लिए, एक्स रेज ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्स रेज जो है वो लाइट की स्पीड से चलती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो जो एक्सरेज हैं वो आपकी किसकी स्पीड से चलती है आपकी भैया, लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेशन में ही चलेगी। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी चीज़ है ना कि ये जो हमारे एक्सरेज होते हैं, ये जो हमारे एक्सरेज होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है जो कि लाइट से बना हुआ होता है। तो इस वजह से जो एक्सरेज हैं वो आपके क्या होंगे भैया, वो आपकी लाइट की स्पीड से चलेंगी। अच्छा, दूसरा, क्या ये डिफ्लेक्ट होती हैं? तो देखो एक्सरेज चार्ज्ड नहीं होती, अगर वो चार्ज्ड नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल देन एटॉमिक बॉम्ब, क्या ऐसा है? यस, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है ना वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है इन कंपैरिजन टू अ एन एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इन हाइड्रोजन बॉम्ब द रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय फिजन फॉलोड बाय फ्यूजन। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो रहता है उसके अंदर पहले फिजन होता है फिर फ्यूजन होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट आपका फ्यूजन होता है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, एक न्यूट्रॉन था, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है, उसको आपने यूरेनियम 235 के ऊपर जब बम्बार्ड कराया तो वहाँ पे क्या हुआ, क्रिप्टन और बेरियम और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स वहाँ पे आपके रिलीज हुए। ये प्रक्रिया होती है आपकी फिजन की प्रक्रिया। दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन में आप देख रहे हो साइड में कि ड्यूटेरियम और ट्रीटियम जो है ये आपके दो एलिमेंट्स हैं, और इन दो एलिमेंट्स को जब आपने आपस में फ्यूज कराया तो वहाँ पे आपका हीलियम और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको वो करना है, बताना है। अब देखो, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जब भी रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, मतलब कोई भी एक पदार्थ है उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल को याद है क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनलेस हीलियम पार्टिकल। ठीक है, मतलब एक हीलियम पार्टिकल है, हीलियम का एटम है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एटम था, मान लीजिए एक्स, ठीक है, या फिर मेरे पास एक एटम था जेड, जिसका एटमिक, सही लिख रही थी, एक एटम था एक्स जिसका एटमिक नंबर था जेड और एटमिक मास था ए। जब इसमें से एक हीलियम पार्टिकल निकल गया, ठीक है, साथ में यहाँ पे आपका कुछ x1 बना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, z में से दो दो प्रोटॉन तो इधर चले गए, तो ये z-2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे a में से चार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स जो है वो निकल गए, तो a-4 हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, क्या ऐसा लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, क्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हुआ? हाँ हुआ। क्या मास नंबर 4 से इंक्रीज हुआ? क्या यहाँ पे जो एटॉमिक मास नंबर है वो 4 से इंक्रीज हो रहा है? कहोगे नहीं मैम, या 4 से इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है ना, वो भी क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से समझना, मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास है A। अब इसको तोड़ के x1 और हीलियम पार्टिकल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x1 जो बन रहा है, अब उसमें से देखो ये z में से दो प्रोटॉन इधर हीलियम में चले गए, तो यहाँ क्या बचेगा, z-2। a में से 4 न्यूक्लियॉन्स इधर चले गए, तो a में से क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो इस वजह से इसका मतलब क्या है, मास नंबर इंक्रीजेज बाय 4 नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीजेज होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। नेक्स्ट देखो, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन बीटा पार्टिकल एमिशन। जब बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, तो बीटा पार्टिकल एक्स जेड ए में से जब बीटा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल को आपको याद है क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल को कहते हैं कि भैया वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। ठीक है, इसका कुछ वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, मास नहीं होता है। ठीक है, मास नंबर इसका कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मेरे पास यहाँ पे कुछ x1 बना होगा तो z +-1,
ठीक है, मतलब z माइनस माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस वन, और a माइनस जीरो क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है इट इंक्रीजेस बाय वन, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से कितने स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ जाता है, जबकि एटॉमिक मास जो रहेगा वो आपका अनचेंज्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि आपके पास दो कॉलम दे रखे हैं, इसमें एक तरफ एयर पोल्यूटेंट है और दूसरी तरफ उसका इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, नहीं। वायुमंडल में ओजोन परत में छेद हो जाता है, छेद हो जाता है, कहोगे यस मैम, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का होना चाहिए टू, तो ए और बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो करेगा अम्लीय वर्षा, तो बी का हो जाएगा वन, तो इसका मतलब सी सही आंसर होना चाहिए। अभी देख लेते हैं सीसा यौगिक, सीसा यौगिक जो होता है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है ना उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी का होना चाहिए थ्री, तो क्या सी का थ्री बन रहा है, यस बन रहा है। और लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है, कल के लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझा भी था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इंग्लिश में भी सेम ही सवाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच क्या होगा, अगर उसका पीएच जो है लेस देन 5.5 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। लेड कंपाउंड, लेड कंपाउंड आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है शायद ये, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हाईवे ऑफ द सेल कहा जाता है, क्या ऐसा है, यस डेफिनेटली कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से आने वाले जितने भी राइबोसोम्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सभी के सभी इसी के माध्यम से होते हुए साइटोप्लाज्म में आते हैं। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, भैया या तो प्रेजेंस होगा या एब्सेंस होगा, है ना, तो उस बेसिस पे यहाँ पे ये टू टाइप्स के होते हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्टिवली प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स, नहीं ये प्रोटीन नहीं सिक्रीट करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका फैट सिक्रीशन करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ, तो यहाँ देखिए आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स है उन पोर्स से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो एक हाईवे की तरह काम कर रहा है, इसके ऊपर हमारे जो राइबोसोम्स है अगर वो चिपक जाते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास केंद्रक झिल्ली होता है, क्या ऐसा है, क्या आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है, सेल मेम्ब्रेन हर तरीके के सेल के अंदर होती है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मा नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, अरे अगर यूकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे तो किस पे मिलेंगे, हाँ, यूकैरियोटिक के कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। ठीक है, ह्यूमन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते, लेकिन मिलते तो यूकैरियोटिक सेल में है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में ये कभी पाए नहीं जाएंगे। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, नहीं, राइबोसोम्स को हम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, हर एक तरीके के सेल के अंदर ये पाया जाता है राइबोसोम, और इस वजह से ये जो राइबोसोम होता है ये आपका यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे आपको दिखाया गया किस तरीके से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17,
दो कॉलम्स दे रखे हैं, इनको आपस में मैच करेंगे, प्रोटीन और उनके टाइप्स को। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है या स्टोरेज प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन करता है गैसेस का, ठीक है। कोलेजन क्या है? कोलेजन जो होता है ना, ये आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, संरचनात्मक प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन और ग्लूटामिन क्या हो जाता है? एल्ब्यूमिन और ग्लूटामिन जो हो जाते हैं, ये आपके स्टोरेज प्रोटीन्स हो जाएंगे, ठीक है, स्टोरेज करने का काम करेंगे। और जो एक्टिन और मायोसिन हो जाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो जाते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये मदद करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का 3। अब ए का 3 सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन इजिप्ट आर्टरीज इन एंशियंट ममीज आर फाउंड इंटैक्ट, ठीक है, आज भी अगर हम देखते हैं तो इनकी जो आर्टरीज थी, ठीक है, खून अंदर का सूख चुका है, लेकिन वहाँ जो आर्टरीज है ना, वो आज भी इंटैक्ट हैं ममीज के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर शील्डिंग की गई थी। तो वहाँ पे किसकी प्रॉपर शील्डिंग की गई थी कि इसकी वजह से आज भी ये जो ममीज हैं, ये इनकी धमनियाँ जो है प्रॉपरली हमको मिलती है? तो उसका रीज़न है कि जो इनके अंदर के इलास्टिक फाइबर्स है ना, उनकी प्रॉपर शील्डिंग की गई थी। अगर इलास्टिक फाइबर्स को ढंग से शील्ड किया जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी बॉडीज़ को लॉन्ग टर्म तक सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी? तो आंसर हो जाएगा आरबीसी, लेकिन आरबीसी खुद नहीं जाता है, उसने अपने कर्मचारी रख रखे हैं। कर्मचारी का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उनकी क्या चेक करनी चाहिए? निर्माण की तारीख अवश्य चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इसका कारण क्या है? क्यों हो जाता है वो रेंसिड? ऑक्सीडेशन के कारण, रिडक्शन के कारण, हाइड्रोजनेशन के कारण, या डिक्रीज इन वेलोसिटी के कारण, विस्कोसिटी के कारण? तो देखिए, जब भी जो भी हमारा ये ऑयल होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बदबू आने लगती है। और ये क्या है? ये आपका ऑक्सीडेशन के कारण होने वाला समस्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है आप लोगों से, इनमें से कौन से एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से आपकी हड्डियां वीक होने लगती है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन? तो ये हम कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां वीक होने लगती है, ठीक है। अब दिस बिकम्स योर होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और कल हम अपने सेशन को यहीं से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को विराम देते हैं, मिलते हैं कल सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एसएलवी क्लासेस।